प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे महादेव गोविंद रानाडे का जीवन परिचय और इसकी रचनाएं। जैसा कि मैंने यहाँ नोट कर दिया है, महादेव गोविंद रानाडे जीवन परिचय और इसकी रचनाएं, अर्थात इन्होंने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से लिखे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 10 है। बेटा ध्यान दें, हमने महादेव गोविंद रानाडे से पहले राजा राम मोहन राय आपको समझाया था। चूँकि हमने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन आपको समझा दिया है, जिसमें विशेषकर हमने मनु, कौटिल्य, शुक्र, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, रामायण और महाभारत कालीन राजनीति आपको समझाई थी। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन की कर रहे हैं, और आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जो जनक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। तो राजा राम मोहन राय के संदर्भ में मैंने सभी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, केवल एक लेक्चर बचा हुआ है, राजा राम आधुनिक भारत के जनक क्यों, इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। लेकिन अभी हम जो है महादेव गोविंद रानाडे, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले समझा देते हैं। इसके बाद में जो है उदारवादी धारा के अंतर्गत लास्ट में हम राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है, संवैधानिक आंदोलन का जनक क्यों कहा जाता है, राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। अब ध्यान दें, वास्तव में देखा जाए तो महादेव गोविंद रानाडे जो हैं, बेटा अब समझना है, इसको हम समझें, अर्थात भाई राजा राम मोहन राय को समझना हो, महादेव गोविंद रानाडे को समझना हो, दादाभाई नौरोजी को समझना हो, गोपाल कृष्ण गोखले को समझना हो, अरविंद घोष को समझना हो, तो इसका एक सूत्र है। सूत्र क्या है, आपके लिए मैंने डायग्राम बना दिया है। मतलब आज तो हम केवल रानाडे के जीवन परिचय और रचना की चर्चा करेंगे, लेकिन मैं एक सूत्र दे रहा हूँ आपको, और इसी के साथ में इस सूत्र को मैंने इस डायग्राम में अभिव्यक्त कर दिया है। इसका मतलब क्या है बेटा, उदारवादी धारा के आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों को आपको समझना हो तो इसके लिए आप इस डायग्राम का प्रयोग करें। इस डायग्राम से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। क्या कहा है मैंने, उदारवादी धारा से संबंधित आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों को समझना हो तो केवल इस डायग्राम को मैं आपको बताऊंगा, इसे समझ जाएगा, उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक नहीं कि भाई केवल महादेव गोविंद रानाडे ही इसको समझे, नहीं 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 नहीं, इस डायग्राम से आप उदारवादी धारा के जो महत्वपूर्ण आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, महादेव गोविंद रानाडे, राजा राम मोहन राय, क्या बेटा, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, 4 हो गए ना। तो इन चारों आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों को समझना है तो इसके लिए आप केवल इस डायग्राम का प्रयोग करें, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक बात ध्यान दें बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। यस, किसके द्वारा, एओ हुम के द्वारा की गई थी। और एओ हुम ने, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक हैं, इन्होंने महादेव गोविंद रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु माना था। जरा समझना, राजनीतिक गुरु माना किसको, महादेव गोविंद रानाडे को। और महादेव गोविंद रानाडे को बेटा भारतीय अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। क्या, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है किसको, महादेव गोविंद रानाडे को। अब वास्तव में यदि देखा जाए तो 1885 से लेकर 1947 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उस राष्ट्रीय आंदोलन को 3 धाराओं में बांटा जा सकता है। पहली उदारवादी धारा, जिसके प्रतिनिधि विचारक महादेव गोविंद रानाडे, राजा राम मोहन राय, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, और इनमें भी गोपाल कृष्ण गोखले ने उदारवादी धारा का नेतृत्व किया था। मतलब उदारवादी धारा का जो नेता था गोपाल कृष्ण गोखले था राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 1885 से 1947 तक। तो उदार राष्ट्रवादी धारा का नेता कौन है, नेतृत्व किसने किया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद में उग्र राष्ट्रवादी धारा आती है। उग्र राष्ट्रवादी धारा में लाल बाल पाल आते हैं, इनमें भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व किया। और इसके बाद में जो है गांधीवादी धारा आती है। ठीक है, अब पर यहाँ हम इन धाराओं की चर्चा ना करके केवल हम
महादेव गोविंद रानाडे की चर्चा करेंगे। और महादेव गोविंद रानाडे के अंतर्गत आज हम केवल इसका जीवन परिचय और रचनाएं लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ जो डायग्राम बनाया इसको समझाऊंगा। इस डायग्राम के माध्यम से आप उदारवादी धारा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मतलब भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, अर्थात 1885 से लेकर के 1947 तक, 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी। इसको 3 कालों में 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें पहली जो धारा आती है उदारवादी धारा ही आती है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम ये समझें कि उदारवादी धारा है ही क्या। अब उदारवादी धारा से संबंधित महादेव गोविंद रानाडे भी हैं, इसके समर्थक दादा भाई नौरोजी भी हैं, राजा राम मोहन राय भी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी हैं, और महत्वपूर्ण गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अब उदारवादी धारा है क्या, इसको समझें। तो बेटा ये डायग्राम मैंने बनाया है। इस डायग्राम की एक एक बात मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को यदि डायग्राम अच्छे समझ जाता है तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों में उदारवादी धारा से संबंधित जितने भी विचारक हैं उनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें महत्वपूर्ण जो विचारक है 4 हैं। कौन कौन है? राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। और इन चारों में भी उदारवादी धारा का या उदार राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो, हम सबसे पहले यहाँ जो डायग्राम इसको समझाएंगे, इसके बाद में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इन चारों विचारकों को अच्छे समझ सकते हैं। हम चर्चा किसके कर रहे हैं? आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की। और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बाद में हम किसकी चर्चा करें? महादेव गोविंद रानाडे। का लेक्चर नंबर 10 है। बेटा नोट करें, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे उदारवादी धारा। इसका मतलब क्या है भाई? आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत अनेक धाराएं हैं। उदारवादी धारा है, आदर्शवादी धारा है, मानवतावादी धारा है, संप्रदायवादी धारा है। इन सब की चर्चा करेंगे हम। और सामान्य रूप में वैसे देखा जाए तो उदार राष्ट्रवादी धारा, उग्र राष्ट्रवादी धारा और गांधी युग, 3 कालों में बांट दिया जाता है इसको। अब इसका वर्गीकरण के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। मतलब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जितनी भी जो विचारधाराएं हैं इससे संबंधित जो वर्गीकरण किया गया है इसको मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, जिससे मेरे विद्यार्थियों को कहीं दिक्कत नहीं आए। किसके बारे में? केवल आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में। तो उदारवादी धारा है। अब बेटा उदारवादी धारा के जो सदस्य हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। चूंकि राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक हैं, ध्यान रखना है आपको ये बात। राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, नोट करेंगे, महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। तो उदारवादी धारा के 4 प्रतिनिधि विचारक हो गए। कौन कौन? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा बेटा, इसके बाद में अब देखिएगा आप इधर आएंगे। मैंने यहाँ संकेत भी कर दिया तीर के निशान से, और मैंने लिखा है यहाँ कि ब्रिटिश उदारवाद की मान्यताओं से प्रेरित थे। क्या मतलब हुआ इसका? जरा समझे। ब्रिटिश उदारवाद की मान्यताओं से प्रेरित थे कौन? राजा राम मोहन राय भी, दादा भाई नौरोजी भी, महादेव गोविंद रानाडे भी और गोपाल कृष्ण गोखले भी ब्रिटिश उदारवाद की मान्यताओं से प्रेरित थी। इसलिए ही इनको उदारवादी धारा में लिया गया है। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो महादेव गोविंद रानाडे भी, राजा राम मोहन राय भी, दादा भाई नौरोजी भी, गोपाल कृष्ण गोखले भी ब्रिटेन की उदारवादी धारा से प्रभावित थे। ब्रिटेन की उदारवादी मान्यताओं से ये प्रभावित थे, प्रेरित थे। उदारवादी धारा से प्रेरित, इसका मतलब क्या है? उदारवादी धारा का जो केंद्र बिंदु है व्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है बेटा? उदारवादी धारा का केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन भारत के अंतर्गत उदारवादी धारा से संबंधित जो ये 4 विद्वान हैं, इन्होंने ये कहा ठीक है हम उदारवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन उदारवाद का समर्थन करने के साथ साथ हम भारत की जो प्राचीन मान्यताएं हैं उनको इसके साथ जोड़ेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि जो उदारवादी धारा, व्यक्तिवादी धारा ये कहती है कि राज्य को जो है कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए नागरिक के जीवन में, तो इन्होंने अर्थात भारत के उदारवादी धारा के जो समर्थक विद्वान, इन्होंने कहा कि नहीं, जनहित के लिए, जनता के कल्याण के लिए राज्य को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने पश्चिम की अर्थात यूरोप की अर्थात ब्रिटेन की व्यक्तिवाद की जो विचारधारा है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, राज्य हस्तक्षेप नहीं करे उसके जीवन में, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, राजा राम मोहन राय ने, दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक आर्थिक गतिविधि में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर पूर्व और पश्चिम की मान्यताओं का समन्वय किया गया है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि महादेव गोविंद रानाडे भी ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे, ब्रिटेन की उदारवादी मान्यताओं से प्रेरित थे। कैसे?
जो ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा थी, वो ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा क्या मानती है? व्यक्ति को साध्य मानती है और समाज को साधन मानती है। क्या? व्यक्ति को साध्य मानती है, समाज को साधन मानती है, ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा। अब ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा का प्रभाव भारत के जो उदारवादी धारा के समर्थक विद्वान थे इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। मतलब राजाराम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। और यहाँ इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वास्तविक रूप में प्रत्येक वस्तु का जो मापदंड है वो व्यक्ति है, अर्थात व्यक्ति अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है। साधन है तो समाज और राज्य है। अर्थात इस विचारधारा ने समाज को, राज्य को, क्या बेटा, समाज को, राज्य को, कानून को, प्रथाओं को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को, रूढ़ियों को, इन सबको साधन बताया है। जबकि साध्य किसको बताया है? व्यक्ति को बताया। ये भारत के संदर्भ की बात कर रहा हूं। अब ब्रिटेन की जो उदारवादी विचारधारा है वो व्यक्ति को साध्य मानती है, समाज को साधन मानती है। तो इसका प्रभाव भारत की उदारवादी धारा के जो समर्थक, ये चारों विद्वान, इसके ऊपर पड़ा है। और इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि व्यक्ति अपने आप में साध्य है। जब व्यक्ति अपने आप में साध्य है तो ऐसी स्थिति में जो भी सामाजिक प्रथाएं, रीतियां, रीति रिवाज हैं, यदि उनके माध्यम से व्यक्ति का हित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उन प्रथाओं, परंपराओं को, मान्यताओं को बदला जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते अपने आप में साध्य है। अब जैसे यहाँ इमैनुअल कांट है, यूरोप के ही, उन्होंने साफ कह दिया कि व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते अपने आप में साध्य है और इसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य है, इसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। तो व्यक्ति साध्य, समाज और राज्य साधन, ये ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा मानती है। तो इसका प्रभाव जो है भारत के अंतर्गत भी जो राजाराम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके ऊपर भी पड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा का प्रभाव इन सब पे पड़ा है। इसलिए ये चारों के चारों जो विद्वान हैं ये उदारवादी धारा से संबंधित हैं या उदारवादी धारा के सदस्य हैं, ये चारों के चारों। ठीक है। अब मैंने यहां फिर लिखा है विडंबना। अब देखो बेटा, वास्तव में देखा जाए तो उदारवादी धारा के जो ये विचारक हैं इनकी विडंबना है। एक विडंबना क्या है कि ये ब्रिटिश शासन के माध्यम से स्वतंत्रता का स्वप्न देखते हैं। मतलब ये चारों के चारों ब्रिटिश शासन के ही माध्यम से स्वतंत्रता का स्वप्न देखते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इस उदार राष्ट्रवादी धारा का आगे चल करके तिलक ने विशेष रूप में खंडन कर दिया और इन उदारवादी धारा के समर्थकों से कह दिया कि आप लोग भीख मांगते हैं, और इन्होंने कह दिया कि जो आप हैं वो राजनीतिक भिक्षावर्थी मांग रहे हैं। इनके द्वारा जो याचना प्रार्थना की जा रही थी ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संसद से, उसको जो है उग्र राष्ट्रवादी धारा के समर्थक विद्वान, जिसमें लाल बाल पाल आते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, है ना, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, तो इन्होंने कह दिया कि आप भीख मांग रहे हैं, भीख मांगने से कभी आज़ादी नहीं मिलती है। तिलक ने स्पष्ट कह दिया था आप लोग भीख मांग रहे हैं। उदारवादियों से कह रहे हैं, उदारवादी धारा के समर्थक विद्वान से कह रहे हैं आप लोग भीख मांगते हो, और भीख मांगने वालों को कभी भीख नहीं मिलती और मिलनी भी नहीं चाहिए। ये तिलक ने साफ कहा है। इसका मतलब ये लोगों की ये विडंबना है कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से स्वतंत्रता का स्वप्न देखते हैं कि भाई ब्रिटिश जाति बड़ी दयालु है, इसलिए धीरे धीरे हमें आज़ादी दे देंगे। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटिश शासन हमारे लिए वरदान है। उदारवादी धारा के सभी समर्थक ब्रिटिश शासन को वरदान मानते हैं, जबकि उग्र राष्ट्रवादी धारा के समर्थक ब्रिटिश शासन को अभिशाप मानते हैं। नोट करना है। अब आगे बढ़े, इससे इधर आएंगे। किसी समाज में व्यक्ति को आत्मनिर्णय के लिए जितने स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ध्यान दें बेटा, जितनी स्वतंत्रता प्राप्त होती है वह समाज उतनी ही प्रगति कर पाएगा। मतलब जो ये उदारवादी विचारधारा है ब्रिटेन की, ये कह रहे हैं कि किसी समाज में व्यक्ति को आत्मनिर्णय के लिए जितनी स्वतंत्रता प्राप्त होगी वह समाज उतनी ही प्रगति कर पाएगा। अब इसका प्रभाव जो है भारत के जो उदारवादी धारा के समर्थक विद्वान इसके ऊपर ही पड़ा है। अब यहाँ से इधर आएँ, इधर से इधर आएँ। क्या? संपूर्ण सामाजिक संगठन को कैसे नए रूप में ढालने की वकालत की। ध्यान दें, संपूर्ण सामाजिक संगठन को ऐसे नए रूप में ढालने की वकालत की जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश हो। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो इन चारों ने, राजाराम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, स्पष्ट रूप में कह दिया कि संपूर्ण सामाजिक संगठन को ऐसे नए रूप में ढालने की वकालत की इन्होंने जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश हो। तो इसका मतलब इन्होंने भी ये बात कह दी कि भाई ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जाए जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। तो इसका प्रभाव ब्रिटिश उदारवादी विचारधारा के माध्यम से इसके ऊपर पड़ा है। तो इसको आप तीर के निशान से यहाँ ले आएंगे। और इसके बाद में जो उदारवादी धारा है, उदारवादी धारा की मान्यताओं का प्रभाव यहाँ पर जो है इसके ऊपर पड़ता है, भारत के ऊपर। अर्थात भारत के जो ये उदारवादी धारा के चारों समर्थक विद्वान हैं, इन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि वास्तविक रूप में संपूर्ण सामाजिक संगठन को नए रूप में ढाला जाए जिससे कि व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता हो और इसके साथ में व्यक्ति को आत्मनिर्णय की गुंजाइश हो, व्यक्ति को आत्मनिर्णय की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश हो। तो इसका इन्होंने समर्थन किया। अब इस डायग्राम का जो सार निकल रहा है वो सार यही निकल रहा है कि ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा का प्रभाव भारत के जो ये विद्वान इनके ऊपर ही पड़ा है। इसलिए इन्होंने उदारवादी मान्यताओं को स्वीकार जब किया है तो इन भारतीय विचार
विचारकों को उदारवादी धारा के अंतर्गत ही सम्मिलित कर लिया गया है कि भाई ये उदारवादी धारा से ही संबंधित विद्वान है। ठीक है बेटा, तो इस डायग्राम के माध्यम से आप सारी बातें आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़े अब। हालांकि अभी तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हम बहुत बातें आगे आपको बताएंगे, मतलब जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं केवल महादेव गोविंद रानडे का जीवन परिचय और रचना की चर्चा करेंगे। ये तो मैंने एक डायग्राम इसलिए दिया है जिससे कि मेरे विद्यार्थी जो हैं वो भारत अर्थात आधुनिक राजनीतिक चिंतन, मतलब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो उदारवादी धारा है उस उदारवादी धारा को इस डायग्राम से अच्छे समझ जाएं। और जब इसको आप अच्छे समझ गए तो इसका मतलब इन चारों ही विद्वानों को, विचारकों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो बेटा, अब यहाँ जो अगली बात आती है, चूंकि अब हम इसका जीवन परिचय और रचनाएं लेंगे, तो बेटा सबसे पहले तो आप नोट करेंगे किसी भी विचारक के विचारों की, ग्रंथों की व्याख्या के अनेक उपागम है। इसका मतलब क्या, चूंकि हम जीवन परिचय की बात करेंगे, अब इसका महादेव गोविंद रानडे के जीवन परिचय की बात करेंगे। अब बेटा जीवन परिचय चाहे महादेव गोविंद रानडे का हो, राजा राम मोहन राय का हो, दादा भाई नौरोजी का हो, गोपाल कृष्ण गोखले का हो, या फिर किसी का भी हो, चाहे पश्चिमी विचारकों की बात करें या पूरी विचारकों की, पूरी मतलब भारतीय विचारकों की बात करें, तो सबका जीवन परिचय पढ़ना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन के अंतर्गत जो घटनाएं घटी हैं उसको जानना जरूरी है, उसकी व्यक्तित्व को जानना जरूरी है, उसके ऊपर किन आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है उसको जानना जरूरी है। क्योंकि किसी भी विचारक विशेष के विचारों का निर्माण किसी न किसी रूप में परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही होता है। तो यह बात महादेव गोविंद रानडे पर भी लागू होती है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि किसी भी विचारक के भले कोई भी विचारक हो, वो हम तो केवल रानडे की बात करें आज, लेकिन किसी भी विचारक के, भाई पूरी विचारों के, पश्चिमी विचारों को, विचारक के विचारों की, मतलब किसी भी विचारक के विचारों की और उसके द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की व्याख्या करने के अनेक उपागम दिए गए हैं। उन उपागमों में जैसे जीवनी मूलक उपागम है, संश्लेषणात्मक उपागम है, ऐतिहासिक उपागम है, दार्शनिक उपागम है, ये विभिन्न उपागम दिए गए हैं। अब इनमें से चूंकि आज हम केवल जीवन परिचय की बात कर रहे हैं, तो किसी भी विचारक विशेष के जीवन की आपको जानकारी लेनी, तो इसका मतलब ये है कि जीवनी मूलक उपागमों का प्रयोग करना है। जीवनी मूलक उपागम के अंतर्गत ये देखा जाता है कि उस विद्वान विशेष, उस विचारक विशेष के द्वारा जो विचार दिए गए हैं वो किन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के दिए गए हैं, उसके स्वयं के व्यक्तित्व क्या रहा है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम उस विचारक विशेष के विचारों को उसके द्वारा लिखित ग्रंथों को आसानी से समझ सकते हैं। तो ग्रंथों की व्याख्या के अनेक उपागम है। अब उन उपागमों में किस उपागमों का प्रयोग करेंगे इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि मूल समस्या क्या है, मूल प्रश्न क्या है, मतलब किन किन प्रश्नों का जवाब चाहिए आपको, किस प्रश्न का जवाब चाहिए। अब जिस प्रश्न का जवाब चाहिए उस प्रश्न के हिसाब से आप उस उपागम का प्रयोग करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर किसी भी विचारक विशेष के विचारों की व्याख्या करने की जो अनेक उपागम है, इन सभी उपागमों को मैं अलग से समझाऊंगा। ध्यान देंगे, यहाँ मैं केवल संकेत दे रहा हूँ। अब इसमें क्या क्या, चूंकि आज हमें जीवन परिचय देखना है, तो जीवन परिचय के लिए जीवनी मूलक उपागमों का प्रयोग किया जाता है। नोट करेंगे, जीवनी मूलक उपागम का प्रयोग किया जाता है। इस जीवनी मूलक उपागम के अंतर्गत उस विचारक विशेष के जीवन परिचय की जानकारी दी जाती है कि उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी ये बातें कही हैं, उसका स्वयं का व्यक्तित्व क्या है, उसका पारिवारिक पर्यावरण कैसा रहा है, इन सब की इसके अंतर्गत जानकारी दी जाती है और उसके माध्यम से उस विचारक विशेष के विचारों को समझा जाता है। अब जितने भी उपागम दिए गए हैं किसी भी विचारक विशेष के विचारों को समझने के लिए है, किसी विचारक विशेष के ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए, भले प्लेटो की रिपब्लिक की बात आए, अरस्तु की पॉलिटिक्स की बात आए, या मनु कौटिल्य शुक्र की बात आए, मनु की मनुस्मृति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्र की शुक्र नीतिसार, या फिर राजा राम मोहन राय की बात आए, गोपाल कृष्ण गोखले के इन ग्रंथों की बात आए है, इन रचनाओं की बात आई, तो सभी के ग्रंथों या रचनाओं की जब बात आती है तो उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो है ये जो उपागम है, संश्लेषणात्मक उपागम, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। नोट रहेंगे, किसी भी विचारक विशेष के विचारों को समझने के लिए संश्लेषणात्मक उपागम सबसे उपयुक्त है। अब ये संश्लेषणात्मक उपागम क्या है, इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में उस विचारक विशेष के उन विचारों को अच्छे से समझा जाता है जो विचार किसी भी युग विशेष से बंधे हुए नहीं हैं, किसी भी समय विशेष से बंधे हुए नहीं है, किसी भी संस्कृति विशेष से बंधे हुए नहीं है। उस विचारक के उन विचारों को इसमें लिया जाता है जो विचार सार्वभौमिक हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए लागू होते हैं। अब ऐसी बातें प्रत्येक विचारक के विचारों में पाई जाएंगी आपको। इसलिए संश्लेषणात्मक उपागम किसी भी विचारक विशेष के विचारों को या उसके ग्रंथों की व्याख्या करने का सर्वश्रेष्ठ उपागम है। कौन सा? संश्लेषणात्मक उपागम। हाँ, संश्लेषणात्मक उपागम हो, भले जीवनी मूल्य उपागम हो, क्या जीवनी मूलक उपागम हो, संश्लेषणात्मक उपागम हो, है दार्शनिक उपागम हो, ऐतिहासिक उपागम हो,
ऐतिहासिक उपागम हो, इन सभी के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। अब देखिएगा जीवनी मूल्यों को उपागम में जीवन परिचय की बात की जाती है, तो जीवन परिचय की चर्चा आज हम कर रहे हैं महादेव गोविंद रानडे का। तो इसमें क्या देखेंगे, उसका जन्म मरण है, उसके द्वारा क्या कुछ योगदान दिया गया है, क्या कुछ विचार दिए गए, सारी बातें आ जाती हैं। ध्यान दें, सबसे पहले नोट करेंगे यहाँ इनका जन्म नासिक जिले के निकाड स्थान में 18 फरवरी 1842 को हुआ। नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे कौन थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जनक थे, पिता थे, संस्थापक थे कौन थे, वो थे ए.ओ. हुम। ठीक है, आप सबको शायद ये विदित होगा। तो नोट करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम थे। नोट करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम ने रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु माना था। नोट करेंगे, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो बेटा ए.ओ. हुम के राजनीतिक गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, ए.ओ. हुम ने की। 2 प्रश्न बन गए। एक बात और ध्यान रखनी है, महादेव गोविंद रानाडे भारतीय अर्थशास्त्र के जनक भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, महादेव गोविंद रानाडे। चलिए, इसके बाद में इनकी मृत्यु होती है 1901 में। ठीक है, ये इसका जन्म और मरण का सामान्य सा परिचय दिया। भाई किसी भी विचारक विशेष को आप अच्छे समझे तो उसकी जन्म मरण के बारे में थोड़ा जानकारी हो, उसकी जीवनी के बारे में थोड़ी जानकारी हो, जिसकी चर्चा हम यहाँ तक करेंगे, जीवनी के बारे में यहाँ तक चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, चलिए, इसके बाद में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक या जनक थे ए.ओ. हुम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक या जनक कौन थे, ए.ओ. हुम थे। ठीक है, तो ए.ओ. हुम ने बड़ा अच्छा लिखा है किसके बारे में, महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। नोट करेंगे आप, ए.ओ. हुम ने कहा कि, नोट करेंगे, कहा कि, इनवर्टेड कोमा मैंने दे दिया है, मैंने केवल संकेत दिया है, पूरा बोलूंगा आप लिखेंगे। कहा है कि भारत में, नोट करें, भारत में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे भारत के बारे में, भारत की समस्याओं के बारे में विचार करता है, तो वह व्यक्ति है महादेव गोविंद रानाडे। तो नोट करेंगे, भारत में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत की समस्याओं पर 24 घंटे विचार करता है, 24 घंटे विचार करता है, तो वह व्यक्ति है महादेव गोविंद रानाडे। किसने की बात, ए.ओ. हुम ने। तो नोट करेंगे आप। अब इधर आइए, महादेव गोविंद रानाडे को भारतीय उदारवादी दर्शन का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। अब देखो यहाँ भी जनक आ गया, उदारवादी दर्शन का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है, आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो महादेव गोविंद रानाडे जो हैं वो भारतीय उदारवादी दर्शन का आध्यात्मिक जनक है। क्यों है आध्यात्मिक जनक, क्योंकि इन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने आप में जो है साध्य है, जबकि समाज और राज्य साधन है। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि भाई राजनीति का आधार जो है नैतिकता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, जिस बात को आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले ने पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया था। और गोपाल कृष्ण गोखले से जब आगे बढ़ेंगे तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इसका पूर्ण समर्थन किया था। इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। सीधी सी बात है। चलिए, अब बेटा यहाँ बात आती है कि जो ये महादेव गोविंद रानाडे हैं, इनके दर्शन का मूल मंत्र क्या है। इनके दर्शन का मूल मंत्र था या तो औद्योगिकीकरण करो अथवा नष्ट हो जाओ। मतलब महादेव गोविंद रानाडे का कहना है कि औद्योगिकीकरण जरूरी है, अन्यथा फिर जो है हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, हम नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि भारत में गरीबी का मूल कारण केवल कृषि ही है। कृषि की जो पद्धति है वो है भारत की गरीबी का मूल कारण। इसलिए उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण जरूरी है, अन्यथा हम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और इसलिए महादेव गोविंद रानाडे ने कहा कि ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा को, व्यक्तिवादी विचारधारा को हूबहू स्वीकार नहीं कर सकते हम तो ये कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में, समाज व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप होना जरूरी है। किसने कहा है, रानाडे ने। जबकि ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा कहती है कि भाई राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, मतलब वो हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं। जबकि भारत के जो उदारवादी धारा के समर्थक हैं, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का विरोध किया और ये कहा कि नहीं, समाज व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। तो ये समन्वय कर रहे हैं यहाँ पर पूर्व और पश्चिम का। मतलब यहाँ ये जो भारत की प्राचीन मान्यताएं थी कि भाई जनहित के लिए जो है राज्य को जन कल्याण संबंधी कार्य करने चाहिए, इसलिए इन्होंने कह दिया कि जनहित के लिए राज्य को आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किया और अंत में सती प्रथा को समाप्त भी किया गया, है ना। इसी के साथ में जो है
बहुपत्नी प्रथा है, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, इन सब का इन्होंने विरोध किया था और जरूरी भी था। आगे बढ़ते हैं। इनकी स्वतंत्रता की धारणा, किनकी? रानाडे की। इनकी स्वतंत्रता की धारणा व्यक्तित्व के पूर्ण नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के दर्शन से अभिप्रेरित थी तथा वे पूर्व के मूल्यों, अब ध्यान दें, तथा वे पूर्व मतलब भारत, पूर्व के मूल्यों पश्चिम की राजनीतिक तथा आर्थिक विचारधारा के मध्य समन्वय करने के समर्थक थे। मतलब महादेव गोविंद रानाडे ने पूर्व और पश्चिम की जो विचारधारा है तो इसमें समन्वय किया। क्या किया? पूर्व की इस मान्यता को इन्होंने स्वीकार किया कि जनहित के लिए अर्थव्यवस्था में, समाज व्यवस्था में राज्यों को हस्तक्षेप करना चाहिए, और पश्चिम की इस विचारधारा को लिया कि भी व्यक्ति को स्वतंत्रता भी जरूरी है। मगर व्यक्ति को स्वतंत्रता भी जरूरी है, पर जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप करना भी जरूरी है, इसलिए इन दोनों का समन्वय कर दिया। ठीक है। चूंकि उदारवादी धारा के जो विद्वान हैं, जिसमें विशेषकर राजा राम मोहन राय, ये जयराम बेंथम की जो उपयुक्तवादी विचारधारा है, जयराम बेंथम उपयुक्तवादी के जनक हैं, ब्रिटेन की बात है उपयुक्तवादी विचारधारा, तो इसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है। और उपयुक्तवादी विचारधारा क्या कहती है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसका मतलब ये है कि भाई वो प्रथा, वो कानून, वो परंपरा स्वीकार नहीं की जाएगी जिससे व्यक्ति को दुख मिलता हो। इनका कहना है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब उस काम को करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो। व्यक्ति उस काम को करे जिससे उसको सुख की प्राप्ति हो। दुख मिलता है तो उस काम को नहीं किया जाए। जयराम बेंथम यही बात तो कही है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये इसके दो स्वामी निर्धारित करेंगे। दो स्वामी कौन है? सुख और दुख। कौन करें? जयराम बेंथम। कि व्यक्ति को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, इसका फैसला, इसका निर्धारण उसके दो स्वामी करते हैं। और दो स्वामी कौन है? उसके सुख और दुख हैं। कौन करें? जयराम बेंथम। तो इसका प्रभाव इनके ऊपर ही पड़ा है। उदारवादी धारा के समर्थक जो विद्वान है चारों के चारों। ठीक है। अब आगे एक विद्वान है डॉक्टर आर ए प्रसाद, नोट करेंगे। डॉक्टर आर ए प्रसाद आर्थिक राष्ट्रवादी की संज्ञा देते हैं। मतलब महादेव गोविंद रानाडे को आर्थिक राष्ट्रवादी की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर आर ए प्रसाद ने। नोट करेंगे, डॉक्टर आर ए प्रसाद ने महादेव गोविंद रानाडे को आर्थिक राष्ट्रवादी की संज्ञा दी है। अब महादेव गोविंद रानाडे को आर्थिक राष्ट्रवादी की संज्ञा क्यों दी है, इसका क्या कारण है, ये महादेव गोविंद रानाडे के जब आर्थिक विचार समझाएंगे तो उसके अंतर्गत इसकी पूरी व्याख्या कर दी जाएगी। जहाँ तक केवल पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आगे है 1862 से 63 तक महादेव गोविंद रानाडे ने इंदु प्रकाश, अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत इंदु प्रकाश को संपादक रहे। क्या? इंदु प्रकाश के संपादक रहे। किसके रहे? इंदु प्रकाश के संपादक रहे। नोट करेंगे, आज से पूछा जा सकता है इंदु प्रकाश के संपादक कौन? तो महादेव गोविंद रानाडे। कब से कब तक? 62 से 63। और अगला है पुनर्जागरण में स्थान। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो पुनर्जागरण के जो अग्रदूत थे वो राजा राम मोहन राय थे। पर इसके साथ में जो महादेव गोविंद रानाडे हैं, इन्होंने भी जो है पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पुनर्जागरण का मतलब ये है कि प्राचीन भारत की जो संस्कृति थी, प्राचीन भारत के जो सर्वोत्तम मूल्य थे, सर्वश्रेष्ठ मूल्य थे, उनको जो है आधुनिक समय में अपनाने की बात की इन्होंने। कि भाई हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, वेदों की जो मान्यताएं हैं, वैदिक जो ज्ञान है, उसको आधुनिक समय में अपनाया जाए, है ना। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पश्चिम की मान्यताओं का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने कहा कि पश्चिम की भी श्रेष्ठ बात है, उसको स्वीकार करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्राचीन भारत के जो सर्वोत्तम मूल्य हैं उनको भी स्वीकार किया जाए। इसलिए इनको कहा गया है पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा गया है, जबकि पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में महादेव गोविंद रानाडे ने भी अपना योगदान दिया। तो नोट करें, पुनर्जागरण में भी इनका स्थान था महादेव गोविंद रानाडे का। फिर इसके साथ में जो महादेव गोविंद रानाडे थे, ये सात्विक विचारों के व्यक्ति थे। सात्विक, भाई प्लेटो की बात करेंगे। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में मानव आत्मा के 3 तत्व बताए हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। हमारे भारत के अंतर्गत भी जब हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं या और किसी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो सब में मानवीय आत्मा के 3 ही गुण या तत्व माने जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो महादेव गोविंद रानाडे हैं वो सात्विक किस्म के व्यक्ति थे। सात्विक किस्म के व्यक्ति होने के कारण ही महादेव गोविंद रानाडे ने कहा कि धैर्य, शांति और विचार से कार्य अधिक होता है। मतलब इन्होंने कहा कि व्यक्ति को, मनुष्य को बड़े धैर्य से, शांति से और सोच विचार करके अपने कार्य करने चाहिए। अगर ऐसे कार्य करेगा तो कार्यों की संख्या ज़्यादा होगी। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि महादेव गोविंद रानाडे की इस बात को आधुनिक समय के सभी राजनेताओं को स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद में दूसरा पार्ट आता है इसकी रचनाएँ। बेटा किसी भी विचारक विशेष की जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, उनकी भी यदि आपको व्याख्या करनी है तो इन ग्रंथों की व्याख्या करने के भी
अनेकों उपागम है। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक की व्याख्या करनी हो, है मनु की मनुस्मृति की व्याख्या करनी हो, या महादेव गोविंद रानडे का मराठा शक्ति का उत्थान, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध, है इन ग्रंथों की व्याख्या करनी हो तो इसके लिए अनेक उपागम है। जैसे जीवनी मूलक उपागम है, संश्लेषणात्मक उपागम है। हालांकि संश्लेषणात्मक उपागम सबसे उपयुक्त है, श्रेष्ठ है। इसी के साथ दार्शनिक उपागम है, ऐतिहासिक उपागम है। हालांकि मैं इन उपागमों के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी विचारक विशेष के ग्रंथों की व्याख्या करने के अनेकों उपागम दे दिए गए हैं। इनमें से संश्लेषणात्मक उपागम सबसे उपयुक्त है, कारण क्योंकि यह उपागम उस ग्रंथ के अंतर्गत जो सार्वभौमिक बातें होती हैं वो बताता है कि ये इसके जो विचार हैं सार्वभौमिक, सार्वलौकिक, सार्वकालिक है। इसके अंतर्गत कोई संशय नहीं है, इस बात को ये उपागम बताता है। तो वास्तविक रूप में किसी भी विचारक विशेष की रचनाओं का, ग्रंथों का आपका अध्ययन करना हो और उसकी व्याख्या करनी हो, फिर निष्कर्ष निकालना हो, निचोड़ निकालना हो, उसकी क्या योगदान रहा है इसको देखना हो, ग्रंथों के योगदान को, तो आप जो है संश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी उपागम है, जीवनी मूलक उपागम या संश्लेषणात्मक उपागम, दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम है ना बेटा, इसको मैं अलग से अपलोड करूँगा, जिससे कि मेरे प्रिय विद्यार्थी किसी भी विचारक विशेष का, चाहे भारतीय विचारकों का अध्ययन करें, पश्चिम विचारकों का अध्ययन करें, यूरोप के विचारकों का अध्ययन करें, या पूरी दुनिया में किसी भी देश के विचारकों का अध्ययन करें, तो उन विचारक के विचारों को या उनके द्वारा लिखित ग्रंथों को आप कैसे समझें, इसलिए इन उपागमों को समझना जरूरी है। तो मैं जो है ये आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे के सारे उपागम आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। इसका महत्वपूर्ण 2 रचनाएं हैं। पहली रचना है मराठा शक्ति का उत्थान। इसके अंतर्गत इन्होंने महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठा शक्ति का जो उत्कर्ष हो रहा था इसके बारे में लिखा है। इन्होंने कहा है कि मराठा शक्ति का जो उत्कर्ष हुआ है वो संयोगवश ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि इसका रीजन है कि एकता के माध्यम से जो है ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ भारतीय शक्ति भी कोई शक्ति है। और दूसरा ग्रंथ है इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध। भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध के अंतर्गत महादेव गोविंद रानडे ने उस समय की जो भारत की कृषि व्यवस्था थी उसको भारत की गरीबी का मूल कारण माना। इसीलिए रानडे ने कहा कि या तो औद्योगिकीकरण करो अथवा नष्ट हो जाओ। तो मतलब इस दूसरे ग्रंथ में भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध के अंतर्गत इन्होंने उस समय की जो कृषि व्यवस्था थी उसको जो है भारत की गरीबी का मूल कारण माना है दूसरे ग्रंथ में। ये हो गए रानडे की 2 रचनाएं। तो आपसे कंपटीशन में किसी भी रूप में बातें पूछी जा सकती हैं। तो आज हमने केवल महादेव गोविंद रानडे के बारे में सामान्य जानकारी दी है। मुझे विश्वास है आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हालांकि ये ध्यान रखना है कि उदारवादी धारा के जो चारों विचारक है राजा राम मोहन राय, चूँकि हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पढ़ा रहे हैं आपको, उदारवादी धारा के जो चारों विचारक है भारत में राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले, बेटा इन चारों विचारकों को आपको एक साथ समझना हो तो आप ये डायग्राम बना लेंगे और इस डायग्राम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने इसकी चारों बातें समझा दी अच्छे से, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसको समझेंगे, फिर इसको, इसको और फिर इसको। ये चारों बातें समझने के बाद में आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भले ही आप आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत उदारवादी धारा से संबंधित जो विद्वान हैं इनके विचारों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हमने इसका जीवन परिचय और इसकी रचनाओं के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद में हम महादेव गोविंद रानडे के आर्थिक विचार, राजनीतिक विचारों पर भी चर्चा करेंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।